हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी के लिए मैं जेएसएससी जेईई 2022 का स्पेशल लेक्चर सीरीज लेकर के आ रहा हूं। एंड इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी पेपर्स है वो सभी के सभी कवर किए जा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गुप्ता एंड गुप्ता का है वो भी किया जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी किया जाएगा। ये जो लेक्चर सीरीज है स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग का जो ऑप्शनल पेपर होगा उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। साथ साथ जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों कवर करना है, तो जनरल इंजीनियरिंग का जो सिविल पोर्शन है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए। क्योंकि समय कम है तो बिना समय गंवाए हम जो है शुरू करते हैं। सोम, ये जो पहला जो मैं पेपर लिया हूँ वो सोम है और इसका फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेस सस्टेन और इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। और ये जो सोम है क्योंकि ये कोर पेपर है आपका सिविल का भी एंड मैकेनिकल का भी, तो ये मैकेनिकल और सिविल दोनों के ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ साथ जनरल इंजीनियरिंग के लिए भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं खुद जो है 2016 का इस एग्ज़ाम का अनुभव रहा है मुझे और मैं इसे क्रैक किया हूँ और मैं अभी फ़िलहाल पूर्वी सिंहभूम में पोस्टेड हूँ। तो पिछले बार का अनुभव भी आप लोगों के लिए बहुत ही काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको जो फंडामेंटल थिंग्स जो है पहले से क्लियर है। तो मैं सभी चीज़ों को कवर करूँगा, बट जो फंडामेंटल चीज़ें बेसिक चीज़ है मुझे स्किप करूँगा बहुत ही तेज़ी से, और जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसे मैं डील करूँगा। तो फर्स्ट है स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस में भी डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड इसका जो यूनिट है आप सभी को पता होगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसी को हम पास्कल कहते हैं। और भी यूनिट इसके हो सकते हैं, न्यूटन एमएम स्क्वायर है ना, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, ये सब जो है स्ट्रेस का यूनिट है। ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। जब कोई बार है या कोई भी बॉडी है तो उसमें जब ये आपका टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उसका जो डायमेंशन में डिफॉर्मेशन होता है ना, एल बी एच, लेंथ ब्रेथ एंड जो भी थिकनेस है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है कि जो चेंजेज होता है वो अपन जो ओरिजिनल जो डायमेंशन है उसका रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं और इसका एक भी यूनिट कोई यूनिट नहीं होता है। हुक्स लॉ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका मतलब भी बड़ा ही सिंपल है, आप पहले से भी पढ़ रखे होंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन इलास्टिक लिमिट, और वी कैन से विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो जैसा जैसा आपका स्ट्रेन बढ़ेगा या जैसा जैसा स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि आप फोर्स बढ़ाओगे वैसा वैसा इसमें डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट इसका स्ट्रेन जो है बढ़ेगा। ठीक है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, ये हो गया साइन ऑफ स्ट्रेस, साइन ऑफ स्ट्रेन, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ये जो कांस्टेंट है इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस क्या होता है? पी बटा ए, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है, इसलिए आप यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स भी रख सकते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स भी रख सकते हैं। एंड ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है उसके लिए। एंड आपको पता है कि स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वेयर डेल एल क्या है आपका? ये एल ओरिजिनल लेंथ था, ये डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण जो है इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज किया, इसका वैल्यू डेल एल हमने रखा है, तो डेल एल अपॉन एल हो गया आपका स्ट्रेन। और यहाँ से डेल एल बराबर क्या हो जाएगा? पी एल अपॉन ए। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही यूज होता है सेमेस्टर एग्जाम में भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉडी है एंड इसका ओरिजिनल लेंथ एल है, इस पर पी टेंशन अप्लाई किया गया, एज ए रिजल्ट इसका
जो लेंथ है वो इतना इंक्रीज किया डेल एल, तो डेल एल बराबर क्या होगा कि जो फोर्स लग रहा है एल जो इसका ओरिजिनल लेंथ है, ए जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू आपका दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हुक्स लॉ। एक बार और मैं रिपीट किए देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन इलास्टिक लिमिट। अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम जान रहे हैं कि स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और इस फॉर्मूले से यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन फॉर स्ट्रेन, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपका रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट चूंकि स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड स्ट्रेन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसका जो यूनिट होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि इसका भी यूनिट जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन mm स्क्वायर, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, ये सभी सारे यूनिट जो स्ट्रेस के हैं वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी होंगे। तो चलिए इसके टाइप्स होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये हम एक का जो प्रिज्मेटिक बार है इसको ध्यान में रख के हम क्लियर कर सकते हैं। ये आप एक रोड ही समझ लीजिए, रड है ना। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लीनियर दैट मीन्स एक डायमेंशन में अगर कोई चेंजेज आता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। एंड डायरेक्ट स्ट्रेस दैट मीन्स कि आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा वो जो है आपका जो रेजिस्टिंग सेक्शन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टिंग सेक्शन क्या है, ये है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका ये, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है इसके जस्ट नॉर्मल लग रहा है, तो इससे जो स्ट्रेस, इसका जो corresponding स्ट्रेस होगा ना उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये रेशियो है, जितना भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो तो रेशियो ही है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। लेकिन टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वो जो स्ट्रेन है वो लीनियर स्ट्रेन है, इसे हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये हम एक क्यूबॉइड का एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं कि कोई घनाभाकार यानी कि शेप आप ले लीजिए उस बॉडी को, एंड इसमें हम अगर ये अगर सब्जेक्टेड है यूनी एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन से, तो क्या होता है कि जब हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में का जो डायमेंशन है लेंथ के अलोंग लगाया जा रहा है, तो लेंथ तो इंक्रीज होगा ही, साथ ही साथ इसके परपेंडिकुलर डायमेंशन में जो भी डायमेंशन है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, इसका जो फाइनल वॉल्यूम है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कि डायरेक्ट स्ट्रेस दैट मीन्स ये डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग सेक्शन क्या है आपका, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, बी इंटू टी हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जिसे हम एप्सिलॉन वी से दिखाते हैं, तो के बराबर स्ट्रेस अपॉन एप्सिलॉन वी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका कंडीशन अलग है। ये क्या है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो इसका जो रेजिस्टिंग सेक्शन है वो टेंजेंशियल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स का जो एप्लीकेशन प्लेन होगा उसका होगा। ठीक है, तो इस तरह का हम ले सकते हैं उदाहरण के लिए कि एक इंच फिक्स है, ठीक है, और इधर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है, जस्ट मतलब पैरेलल लगता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स जो लग रहा है वो रेजिस्टिंग सेक्शन का जस्ट पैरेलल या हम टेंजेंशियल भी कह सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस, जिसे हम टाउ से दिखाते हैं। एंड स्ट्रेन क्या होगा कि ये तो फिक्स है
तो ये डायमेंशन जो है लेटरली मूव करेगा, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो एंगल जो मैक होगा बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलेंगे। तो जो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, दैट मीन्स ये आपका टाउ अपॉन ये जो एंगल फॉर्म हुआ फाइव, टाउ बाई फाइव, यानी कि शियर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस है ना, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच रिलेशन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जेई का एग्जाम हो, एई का एग्जाम हो, गेट हो, येस हो, इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना है और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करना है और जितने भी एमसीक्यू हैं आपके पास उसको भी देखना है। तो ये लेक्चर देखने के बाद आशा है कि वो सभी जो है न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो है बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, तो इसके बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E बराबर 3K 1 - 2 म्यू, जहाँ पे E है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, K है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड म्यू जो है आपका है पॉइजन्स रेशियो। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार देता है, हो सकता है कि E को बोलते कि ये इसका 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या होगा, या म्यू तीनों में से किसी दो में जो है रिलेशन बता देगा और थर्ड जो है आपको फाइंड आउट करना रहेगा। क्वेश्चन ही बहुत सिंपल रहता है, बस ये फॉर्मूला आपके जहन में रहेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड है आपका बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। किसी किसी टेक्स्ट बुक में जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से डिनोट किया गया है, तो किसी किसी में सी से, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ब्रैकेट 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है एंड म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो। इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। थर्ड जो है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों के बीच रिलेशन है। तो ई बराबर होता है 9kg अपॉन 3K प्लस जी, ठीक है। सबका नोटेशन आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है, सिंपल जो इक्वेशंस वाला प्रॉब्लम होता है वही रहेगा, 4 में से 3 पता रहेगा, तो फोर्थ आपको फाइंड करना रहेगा या फिर उनके बीच का रिलेशन दिया रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी फॉर्मूले जो है आप अच्छे से याद रख लो। नेक्स्ट है आपका पॉइजन्स रेशियो। ये जो टर्म है वो फॉर्मूला भी याद रखना है और प्रैक्टिकली इसे समझना भी बेहद ही आसान है। तो इसे समझने के लिए हम एक 2D बॉडी का एग्जांपल ले रखे हैं, इसे हम समझ लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से दिखाते हैं या फिर हम 1/m से भी करते हैं। इसका फंडा क्या है कि m बराबर अगर हम 4 रखें, 1/m यहाँ पे अगर 4 रखें तो म्यू बराबर क्या होगा, 0.25 होगा। तो किसी किसी बुक में दोनों इस नोटेशन को फॉलो किया है, तो किसी में जो है 1/m से पॉइजन्स रेशियो को दिखाया गया है, ठीक है। तो म्यू क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है। तो ये आप समझ लें लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन क्या होता है। तो ये 2D बॉडी है, खुद से आप महसूस कर सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेच कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उसका जो डिफॉर्मेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा अगर हम टेंसाइल लगा रहे हैं। लेकिन इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि विड्थ में क्या होगा कि इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर क्या होगा, इसी फोर्स के कारण वो क्या होगा, थीन होगा और वो जो डायमेंशन है उसका जो विड्थ है वो घटेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं या डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट नॉर्मल डायरेक्शन, जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, उस फोर्स के प्रभाव में अपने आप कुछ ना कुछ चेंजेस
आएंगे, तो उस चेंजेस आने के कारण उसका जो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेंथ। फॉर द एग्जांपल इस बॉडी को हमने ले रखा है, इधर हम पी टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रिजल्ट क्या हुआ, इसका लेंथ में इंक्रीज हुआ डेल, तो इसका जो स्ट्रेन होगा इस डायरेक्शन में इसके लॉन्गिट्यूडनली, उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन, डेल एल अपॉन एल। बट इस फोर्स, इस डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के कारण इसका जो विड्थ है ये क्या हो गया, कम हो गया, बी में से डेल बी क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये जो है अपोजिट नेचर का होगा, इधर अगर बढ़ेगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घटेगा, यानी कि इधर निगेटिव होगा, एंड चेंज इन विड्थ डेल बी अपॉन बी। तो ये हो गया हमारा लेटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो पूछ ली है आपका, लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन का क्या है, रेशियो है। दिस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर आपका लीनियर स्ट्रेन दिया हुआ है तो हम लेटरल स्ट्रेन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन पॉइजन रेशियो गुना लीनियर स्ट्रेन। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा, और आप इसे सोच सकते हैं कि क्या है, प्रैक्टिकली अच्छे से आप समझ सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम एक प्रॉब्लम ले रखे हैं, ये है आपका लीनियर स्ट्रेन दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, इसका क्या विड्थ है वो भी दे रखा है, तो आपका चेंज इन विड्थ फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें बता रखा है कि ये जो फोर्स लग रहा है अलोंग द लेंथ लग रहा है। ठीक है, तो डेल बी हमें निकालना है, यानी कि डेल बी क्या हो गया, लेटरल डायमेंशन हो गया, क्योंकि फोर्स जो लगाया जा रहा है वो अलोंग द लेंथ लगाया जा रहा है, तो लेटरल डायमेंशन में जो भी डिफॉर्मेशन आएगा वो बराबर हो जाएगा आपका लेटरल स्ट्रेन इनटू लेटरल जो डायमेंशन है यानी कि बी। ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन हम फाइंड करेंगे पहले, तो लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन को हम कैसे निकालेंगे, पॉइजन रेशियो को हम लीनियर स्ट्रेन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, और आपका लीनियर स्ट्रेन जो है 0.2, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, 0.08, ये आपका लेटरल स्ट्रेन आ गया। अब हम इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो हमारा जो चेंज इन जो विड्थ है वो आसानी से आ जाएगा, डेल बी बराबर हो जाएगा 0.08, एंड ओरिजिनल जो विड्थ है वो दे रखा है आपका 0.5, 8 5 40, 8 5 40, जो आपको आता है वैसे आप पढ़े टेबल। ठीक है, ये 3 डेसिमल है ना, 1 2 3, यानी कि ये आपका हो गया आपका चेंज इन विड्थ। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था जिससे आपकी पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन का रिलेशन का यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के लगभग 2 या 3 लेक्चर और अपलोड किए जाएंगे, कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर में ही ख़त्म कर दूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और आसानी से थोड़ा समय दे करके, ताकि आपको समझ में भी आए और ज़्यादा मतलब लेंदी भी ना हो। तो इसीलिए चलिए हम इसी के साथ इस लेक्चर को जो है ख़त्म करते हैं, और बाकी का जो रेसिड्यू टॉपिक्स है वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड किए जाएंगे। तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि सारा का सारा जो है पेपर्स कवर किया जाए, और आप अपने तरफ से भी कवर करें, है ना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड जो भी नीडी है, जो घर पे हैं, नहीं कहीं प्रिपरेशन करने जा पा रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनका, है ना, डिप्लोमा लेवल पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें आप भेजने का कोशिश करें, ताकि घर बैठे मेरे इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। मेरी शुभकामना है उन सभी के साथ। थैंक यू सो मच।